हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस 18 अगस्त की विज़न की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ। 4000 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर प्लान टू कनेक्ट इंडस्ट्रीज इन ईस्ट वेस्ट टू साउथ। अभी क्या देखो, हम डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनाएंगे। देखो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर ये होता है, मेनली हम ये कॉरिडोर जो मालगाड़ियाँ होती हैं उन्हीं को हम डेडिकेट कर देते हैं कि मतलब कि इनके रास्ते में कोई रुकावट ना आए, ताकि वो फास्टर क्या कर सके, सामान को ट्रांसफ़र कर सके। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो इंडस्ट्रीज जो हमारे ईस्ट और वेस्ट में हैं उन्हें हम साउथ की जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यही है। अभी क्या है, जो रेलवे है वो प्लान कर रहा है कि वो 4000 किलोमीटर का डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनाएगा, जिसमें वो क्या करेगा, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट की कंट्री के जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं उन्हें कनेक्ट करेगा साउथर्न इंडिया की इंडस्ट्रियल एरिया के साथ थ्रू मेजर पोर्ट्स। किसके थ्रू? जो ओडिशा और आंध्र प्रदेश के जो हमारे मेजर पोर्ट्स हैं उन्हें हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये जो एक सेकेंड, हाँ अभी देखते हैं ये जो तीन जो हम डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनाएंगे वो कहाँ कहाँ बनाएंगे। देखो, एक तो ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर बनाएंगे जिसकी लेंथ होगी 1115 किलोमीटर, जो खड़गपुर वेस्ट बंगाल से विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश तक जाएगा। दूसरा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है जो कि 1673 किलोमीटर का है। इसके अंदर कौन कौन से होंगे, देखो, जो कनेक्ट करेगा भूसावाल, नागपुर, खड़गपुर, डांकुनी को कनेक्ट करेगा नियर कोलकाता रूट, और दूसरा एक वेस्ट बंगाल रूट में कनेक्ट करेगा राजकेश्वर, काली पहाड़ी और अंडाल को। एक है नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर, ये 975 किलोमीटर का आएगा। ये किसको कनेक्ट करेगा? विजयवाड़ा, नागपुर, इटारसी को मध्य प्रदेश के रूट के थ्रू। ठीक है, तो ये हम तीन कॉरिडोर बनाएंगे डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। अब देखो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर क्या है, देखो मैं ये आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये हाई स्पीड कॉरिडोर होते हैं। इन रेलवे कॉरिडोर्स की कैपेसिटी हाई होती है। ये डेडिकेटेड हम एक्सक्लूसिवली किनको करते हैं? फ्रीट को, दैट इज द गुड्स एंड कमोडिटी मूवमेंट को। अब जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंडर। इसी का काम है सारा प्लानिंग और डेवलपमेंट करना, या जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उन्हें मोबिलाइज करना या कंस्ट्रक्ट करना, ये किसी का इसका काम है सारा। ठीक है, अभी जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये ऑलरेडी 2 डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बना चुका है। अगर आप लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर ये बना गया था लुधियाना पंजाब से लेकर वेस्ट बंगाल के डांकुनी तक। दूसरा इसने वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर बनाया था दादरी यूपी से लेकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक। ठीक है, अब बेनिफिट्स के डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर को, ऑफ कोर्स जो ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट है उन्हें रिड्यूस करेगा, क्योंकि जो हमारा मूवमेंट है, गुड्स का मूवमेंट है, उन्हें स्पीड अप करेगा और हमारी प्रोडक्टिविटी भी हायर करेगा। दूसरा क्या करेगा, इट विल सेग्रीगेट फ्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फोकस्ड अप्रोच। अभी क्या करेगा, जो फोकस्ड अप्रोच है उसे ये अपनाएगा। तीसरा क्या है, हमारा एडिशनल जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे क्रिएट करेगा, ताकि जो हमारी डिमांड ज़्यादा, ट्रांसपोर्ट डिमांड ज़्यादा है, हम उनको क्या कर सके, पूरी कर सके, केटर मतलब उसे पूरी कर सके। ठीक है, तो यही था किस तरह से हम जो फ्रीट कॉरिडोर बनाएंगे। तो आप ये मैप्स में देख सकते हैं कि कैसे ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है। ठीक है, ये कैसे दादरी से जो हमने वहाँ तक बनाया था, तो ये सारे आप देख सकते हो, इसमें लिखा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। अचीविंग द इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट। तो गाइस इथेनॉल क्या होता है? देखो, जैसे हमारा पेट्रोल होता है, अब हम क्या चाहते हैं कि पेट्रोल आपको पता है महंगा भी है, ऊपर से कार्बन एमिशंस भी करता है। तो गवर्नमेंट का किया है कि यार हम क्या करें कि पेट्रोल में इथेनॉल को ब्लेंड करके उसको मतलब कि ताकि एक तो उसकी कॉस्ट कम कर सके और साथ में कार्बन एमिशंस कम कर सके। तो गवर्नमेंट का भी टारगेट यही है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा बायो इथेनॉल प्रोड्यूस होगा तो हम उससे पेट्रोल में ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है ना, हमारी प्रोडक्टिविटी कम है बायो इथेनॉल की। ठीक है, तो यही है, गवर्नमेंट कुछ प्लान सेट कर रही है ताकि हम अपनी जो बायो इथेनॉल की प्रोडक्टिविटी है उसे बढ़ा सकें। ठीक है, ये मेनली कहाँ से मिलता है? शुगर मिल्स में। आपको पता है शुगर मिल्स में जब शुगर प्रोड्यूस होता है, बाय प्रोडक्ट उसका मेनली इथेनॉल निकलता है, जिसकी आगे अल्कोहल भी बनती है। ठीक है, लेकिन अभी उसको क्या बोल रहा है कि इथेनॉल को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, अपना ब्लेंडिंग में। तो यही बात है। रिसेंटली क्या सेंटर ने टारगेट कितना सेट किया है? 362 करोड़ लीटर ऑफ इथेनॉल का, मतलब कि हमें कितना 3.6 बिलियन लीटर का हमें इथेनॉल चाहिए शुगर मिल से 2020-21 में। गवर्नमेंट का देखो टारगेट ये है कि 2022 तक क्या है, हम पेट्रोल में 10% बायो इथेनॉल के ब्लेंडिंग कर सकें, और 2030 तक हम अपनी जो ब्लेंडिंग है उसे बढ़ा के 20% कर दें अंडर इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, जो कि 2003 में लॉन्च हुआ था। जो नेशनल पॉल्यूशन बायोफ्यूल्स 2018 है, उसका भी यही सेम टारगेट था। जो इन टारगेट का जो काम कर रही है वो यही है, नेशनल पॉल्यूशन बायोफ्यूल्स। देखो बायो इथेनॉल है क्या? ये कोई एल्कोहल ही है जो कहाँ से प्रोड्यूस होती है? कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन से, या फिर जो सेल्यूलोसिक मटेरियल ऑफ क्रॉप्स होते हैं और कुछ प्लांट्स या ग्रासेस हैं उनके
मटेरियल से क्या है ये बायो इथेनॉल प्रोड्यूस होती है। करंटली क्या है जो हम इथेनॉल को ब्लेंड करते हैं पेट्रोल में वो नियर अबाउट 5% है। अगर आप कभी जाओगे तो आप पेट्रोल पंप तो जाते ही होंगे, अगर आप वहाँ पे पेट्रोल फिलअप कराते हो तो आपको कहीं पेट्रोल स्टेशन पे वो ब्लेंडिंग वाला भी होता है, ठीक है। तो आप अगर नोटिस करना अगर आप कभी जाओगे, ठीक है। अभी चैलेंजेस क्या है, अब हम टारगेट अचीव करने में क्या चैलेंज है। जो पहली बात यही है जो डोमेस्टिकली जो बायो इथेनॉल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो इनसफिशिएंट है। अभी जो शुगर मिल्स हैं जो सप्लाई कितना कर पा रही हैं, सिर्फ 1.9 बिलियन लीटर्स ऑफ बायो इथेनॉल, और जबकि हमारी डिमांड कितनी है 3.3 बिलियन लीटर 2018-19 में, ठीक है। तो देख लीजिए हमें कितनी डिमांड कम है। दूसरी बात क्या है, शुगर मिल्स के पास इतनी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है कि वो बायोफ्यूल प्लांट्स में इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है। तीसरा क्या है, जो एग्रीकल्चर वेस्ट की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो क्या प्राइवेट इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करने से क्या कतराते हैं। सजेशंस क्या दिए जा रहे हैं, सजेशन ये दिए जा रहे हैं कि एक हमें डिपो सेट करना चाहिए जहाँ फार्मर्स को क्या बोलना चाहिए कि आप अपना एग्रीकल्चर वेस्ट आके यहाँ पे ड्रॉप कर जाओ, और हम क्या करेंगे उस एग्रीकल्चर वेस्ट का जो प्राइस है उसका भी फिक्स करेंगे, ठीक है, फिक्सिंग प्राइस फॉर एग्रीकल्चर वेस्ट। और हम कुछ स्पेशल टैक्स देंगे ताकि हम लोगों को ये अट्रैक्टिव बना सकें कि हाँ आप आओ इसमें इन्वेस्ट करो, टू मिक्स इथेनॉल मैंडेटरी ब्लेंडिंग, ठीक है। तो कुछ ऐसे कुछ स्पेशल टैक्स हम ऐसे बनाएंगे ताकि टू मेकिंग इट अट्रैक्टिव टू मिक्स इथेनॉल मैंडेटरी ब्लेंडिंग एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स अनाउंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। अभी क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है वो काफ़ी इनिशिएटिव्स लेके आ रही है ट्राइबल लोगों की वेलफेयर के लिए। अभी क्या देखो ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल है जिसका नाम स्वस्थ है, तो गाइस आपको पहले यही पता होना चाहिए स्वस्थ है किससे रिलेटेड है, ट्राइबल हेल्थ और न्यूट्रिशन पोर्टल है। देखो ये ई पोर्टल है किस पे, ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा हेल्थ और न्यूट्रिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन की है, ठीक है। इट इज़ एन ई पोर्टल ऑन ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विच विल बी प्रोवाइडिंग ऑल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। देखो इट विल क्यूरेट इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, जो भी हमारी इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इससे क्रिएट होंगी, रिसर्च ब्रीफ्स एक्सेट्रा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से कलेक्ट की जाएंगी ताकि हम क्या कर सकें इन सबको एक्सचेंज कर सकें, एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंसेस के साथ हम जोड़ सकें। इसमें नेशनल ओवरसीज़ पोर्टल और जो नेशनल ट्राइबल फेलोशिप पोर्टल है वो भी क्या कर रहा है, इसमें ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी है और ताकि हम जो शेड्यूल्ड ट्राइब के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ईजिली जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तीसरा क्या है, एक हम ऑनलाइन परफॉर्मेंस डैशबोर्ड है जिसका मतलब कि नाम है एम्पावरिंग ट्राइबल्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा ये एक डिजिटल इंडिया के अंदर ही वर्क करता है। इसका काम यही है कि ताकि हम जो शेड्यूल ट्राइब के लोगों को या बच्चों को एम्पावर कर सकें और एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे बढ़ा सकें, ठीक है। एक ई न्यूज़ लेटर है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे जिसका नाम है अलेक। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा लिए गए हैं, तो गाइस आपको ये पता होना चाहिए। करंटली ट्राइबल पीपल के लोगों का हेल्थ स्टेटस क्या है। देखो ऑलमोस्ट देखा जाए हर दूसरा बच्चा जो ट्राइबल मोहल्ले में रह रहा है उसका अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, एक सेकेंड सॉरी, अभी क्या है हर जो दूसरा ट्राइबल चाइल्ड है जिसकी उम्र 5 साल से कम है वो क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है या फिर वो अंडरवेट है, और हर एक 4 बच्चों में से एक बच्चा क्या है वेस्टेड का मतलब ये है कि उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट बहुत कम है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड ट्राइबल चाइल्ड अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज सफ़र्स फ्रॉम क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन एंड इज अंडरवेट, एंड 1 in every 4th चाइल्ड क्या है वेस्टेड है। मोर देन हाफ द ट्राइबल चिल्ड्रन एंड वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स आर एनेमिक, मतलब कि बच्चे और महिलाएं दोनों जो उनकी रिप्रोडक्टिव एज में है वो दोनों क्या है एनामिक है। मोर हर 1000 चिल्ड्रन जो बोर्न होते हैं उसमें से 44 चिल्ड्रन क्या है अपना मतलब कि 1 साल कंप्लीट होने से पहले क्या है मर जाते हैं। ऑलमोस्ट 44 आउट ऑफ एवरी 1000 चिल्ड्रन बोर्न डाई बिफोर दे कंप्लीट द फर्स्ट ईयर। ट्राइबल्स क्या हैं ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं किन डिजीज़ से, जैसे मलेरिया, सिकल सेल डिजीज़ या एनिमल बाइट्स एक्सेट्रा। सो अगर हम देख लो कि ट्राइबल लोगों की जो हेल्थ और न्यूट्रिशन का स्टेटस कितना बुरा है ये हमने देख लिया, इसलिए क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है अलग अलग इनिशिएटिव ले रही है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। गवर्नमेंट एक्सप्लोर्स इंसेंटिव्स टू मेक एग्रोकेमिकल सेक्टर आत्मनिर्भर। अभी क्या है एग्रोकेमिकल सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या काफ़ी अलग अलग सुविधाएं लेके आ रही है। अभी के जैसे प्रपोजल्स कैसे रखे हैं, टैक्स इंसेंटिव मतलब आपको कुछ टैक्स में छूट दे देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, इंपोर्ट कब्स ऑफकोर्स अभी हम अपने आप को डोमेस्टिकली अगर हमें बूस्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग को तो हमें पहले इंपोर्ट को तो कब्स करना ही पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपनी जो एग्रोकेमिकल सेक्टर में डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकें। इंडिया के 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका एग्रोकेमिकल का आफ्टर यूएस, जापान और चाइना। इंडिया साथ में नेट एक्सपोर्टर भी है एग्रोकेमिकल्स का। लेकिन देखो मज़े की बात क्या है, जो इंडिया के इंपोर्ट्स एग्रोकेमिकल सेक्टर में वेरियस फॉर्म्स में जैसे टेक्निकल या एडवांस इंटरमीडिएट, मतलब कि
या तो उसके बीच की जो टेक्नोलॉजी हम मेनली, या फिर जो रॉ मटेरियल्स या जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो मेनली हम इंपोर्ट करते हैं। कितने रुपीज़ के, वो भी 3000 करोड़ के, वो फ्रॉम चाइना। ये वही बात होगी किस तरह से इंडिया जो है जेनरिक मेडिसिन में कितना अच्छा एक्सपोर्टर है, लेकिन हम अपना जो रॉ मटेरियल दैट इज़ द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए हम मेनली चाइना पे डिपेंड है, उनके इंपोर्ट पे। तो यही एग्रोकेमिकल सेक्टर में कि एक तरह से तो हम नेट एक्सपोर्टर हैं, लेकिन जो हमारा टेक्निकल या जो एडवांस्ड इंटरमीडिएट्स हैं वो हम 3000 करोड़ के चाइना पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यही है कि हमें किस तरह से अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को हमें बूस्ट करना है। अब एग्रोकेमिकल्स में देखो क्या क्या आते हैं, इसमें इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, हर्बिसाइड्स, फंजाइसाइड, रोडेंटिसाइड, बायोपेस्टिसाइड, नेमेटिसाइड, जो डिफरेंट पेस्ट पे क्या काम करते हैं। ये मेनली क्या मॉडर्न फार्मिंग में यूज़ होते हैं, ये आपको पता ही है। क्रॉप यील्ड को बढ़ाने में, प्लांट ग्रोथ को इंक्रीज़ करने में, सोइल को न्यूट्रलाइज करने में, या फिर क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने में अगेंस्ट द पेस्ट। अब इस इंडस्ट्री के द्वारा क्या प्रॉब्लम फेस की जा रही है? देखो पहली बात तो ये कि जो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, हाई रजिस्ट्रेशन टाइम है फॉर न्यू मॉलिक्यूल। इनका जो पोल्यूटेंट होता है एनवायरनमेंट को, उनको ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा कॉस्ट हाई है, हाई एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट ट्रीटमेंट कॉस्ट, और लैक ऑफ अवेयरनेस और एजुकेशन अमंग द फार्मर। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो इंडस्ट्री के द्वारा फेस की जा रही है। अब एग्रोकेमिकल सेक्टर के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? देखो ऑफ कोर्स यार, अब हमारी फूड डिमांड बढ़ रही है तो उनके पास ज़्यादा अपनी मतलब कि अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी सप्लाई बढ़ा सके। ठीक है, क्योंकि उनकी डिमांड है। ठीक है, इंक्रीजिंग डिमांड है हॉर्टिकल्चर की भी, फ्लोरिकल्चर की भी, साथ में हमारे पास एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है। और हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ यूसेज ऑफ बायो, मतलब कि अब बायोपेस्टिसाइड बनाओ, उसका हम इंक्रीजिंगली यूज़ करेंगे। अब तो वैसे भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चल रहे हैं, इतना कुछ चल रहा है। ठीक है, तो यही है। अभी डिमांड इंडस्ट्री की क्या है? डिमांड फ्रॉम इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रही है कि हम अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं। देखो पहली बात तो इंडस्ट्री यही बोल रही है कि जरा अपने जीएसटी रेट है उनको घटाओ, जो आप 12% कर रहे हो उनको 5% करो एग्रोकेमिकल्स के लिए। साथ में हमें कुछ एक्सपोर्ट इंसेंटिव प्रोवाइड करो, जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट टैक्स रिबेट, कुछ रिबेट हमें प्रोवाइड करो। जो प्राइस कंट्रोल क्लोज है उसे रिमूव करो, किसमें से? पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 में। क्योंकि इस वजह से क्या है, जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट होती है, जो बंदा प्राइवेट इन्वेस्ट करना चाहता है या फिर बात आउट ऑफ इंडिया से कोई हमारे इन्वेस्ट करना चाहता है, वो क्या इससे कतराता है और पीछे हटता है। तो यही कुछ बात चल रही है कि इन चीज़ों को हटाना चाहिए या फिर जीएसटी रेट को कम करो, ताकि क्या है लोग एग्रोकेमिकल जो सेक्टर है उसमें इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। महाराष्ट्र फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डिक्लेयर स्टेट मैंग्रोव ट्री एज अ सिंबल ऑफ कंजर्वेशन। सो गाइस, आपने कितना पढ़ा होगा कि यार हर एक स्टेट का कुछ स्टेट बर्ड है, स्टेट एनिमल है, स्टेट बटरफ्लाई है। तो भाई महाराष्ट्र पहली स्टेट बनी है जिसने अपना स्टेट मैंग्रोव ट्री को क्या किया, डिक्लेयर किया। देखो रिसेंटली क्या, देखो आपको पहले बात तो स्टेट पता होना चाहिए और कौन सा ट्री है उसका भी पता होना चाहिए। ठीक है, रिसेंटली क्या, जो सोनेरिटा अल्बा या फिर उनसे मैंग्रोव एप्पल भी बोलते हैं, ये एक एवरग्रीन मैंग्रोव स्पीसीज़ है जो महाराष्ट्र की कोस्ट लाइन में अभी पाया गया है। इसी को हमने स्टेट मैंग्रोव ट्री किया कि डिक्लेयर किया, किसका? महाराष्ट्र का। देखो ये क्या है, मेनली कहाँ फॉर्म होता है? मड फ्लैट्स पे। और देखो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लैंड इरोजन को कॉम्बैट करने में। आपको पता है मैंग्रोव्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर्स को किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से एड्रेस करते हैं। ठीक है, हमारी सोइल को इरोड करने से किस हिसाब से बचाते हैं। ठीक है, तो यही इसके क्या है फ़ायदे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस मैंग्रोव, देखो मेनली ये जो मैंग्रोव स्पीसीज़ है, जो ये मैंग्रोव एप्पल है, ये कहाँ पे कन्फाइंड है? ये सिर्फ वेस्ट कोस्ट पे कन्फाइंड है, बाकी उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में ये पाया जाता है। देखो मैंग्रोव इकोसिस्टम क्या होता है? ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक मैराइन इकोसिस्टम के बीच में इंटरफेस है। इकोटोन आप बोल सकते हो, जैसे ये एक तो आपका कोस्ट आ गया और ये आपका लैंड है, इसके बीच में जो मार्शियस स्वैम्पी एरिया होता है इसी को हम मैंग्रोव इकोसिस्टम बोलते हैं। तो एक इंटरफेस है किसके बीच में? टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट एंड एक्वेटिक मैराइन इकोसिस्टम के बीच में। दे आर सॉल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन, सॉल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन होता है। मतलब कि देखो कोस्टल आपको पता है जो पानी ओशन से आता है वो सॉल्टिश होता है, तो उस सॉल्ट को क्या करता है, ये टॉलरेट करता है। दैट ग्रोज इन इंटरटाइडल रीजन ऑफ रिवर्स एंड द एस्चुरीज। अब इंपॉर्टेंस क्या है? देखो इंपॉर्टेंस मैं वैसे आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, जो कमर्शियल फिशेज होती हैं या फिर क्रुस्टेशियंस होती हैं, उनका ब्रीडिंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है उनका फीडिंग के लिए, और नर्सरी ग्राउंड होता है। ठीक है, सर्व एज ब्रीडिंग, फीडिंग एंड नर्सरी ग्राउंड फॉर मोस्ट ऑफ द कमर्शियल फिशेज एंड क्रुस्टेशियन। ये क्या करता है, हमारी कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करता है और हमारे डिजास्टर्स को मिनिमाइज़ करता है। ड्यू टू द साइक्लोन्स या सुनामी से जो भी हमारे डिजास्टर हो सकता है, मतलब कि और ज़्यादा बेकार इंपैक्ट आ सकता है, उसे मिनिमाइज़ करता है और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। ये क्या कर सकता है? ऑफकोर्स ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है। आपको पता है हमारे फॉरेस्ट, सॉइल, ओशन, ये क्या है, सब कार्बन को कैप्चर करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करता है एज़ कम्पेयर टू फॉरेस्ट।
अभी क्या रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो नैरोबी कन्वेंशन था उसने डेवलप करी है क्या गाइडलाइंस ऑन मैंग्रोव इकोसिस्टम रिस्टोरेशन फॉर द वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, यूएनईपी के नैरोबी कन्वेंशन ने उसने गाइडलाइंस लेके आया है कि किस तरह से आप मैंग्रोव इकोसिस्टम को रिस्टोर कर सकते हो, किस पे, इंडियन ओशन, वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में। तो गाइडलाइन का एम यही था कि किस तरह से जो हमारे डिग्रेडेड जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है हम उन्हें रिस्टोर कर सकें, और साथ में जो कोविड-19 की वजह से जो हमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स पड़ा है उन्हें भी हम रिकवर कर सकें। जो नैरोबी कन्वेंशन है इसका एम यही है कि जो वेस्टर्न इंडियन ओशन को हम क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें, उसकी हेल्दी रिवर्स बना सकें, हेल्दी कोस्ट क्रिएट कर सकें और हेल्दी ओशन बन सकें। देखो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो नैरोबी कन्वेंशन का पार्ट नहीं है। सो गाइस यही था इस न्यूज़ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप छोटी छोटी न्यूज़ पे चलते हैं, सागर दैट इज़ द सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। देखो आपको नाम से ही पता चल गया है। देखो अभी आपको पता है हमने कुछ दिन पहले न्यूज़ पढ़ा था किस तरह से जो मॉरिशियस है वहाँ पे ऑयल स्पिल हुआ था। तो अभी क्या है सागर मतलब कि क्योंकि हम इंडिया क्या है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इसमें बिलीव करता है, तो इंडिया ने क्या किया है टेक्निकल इक्विपमेंट और मटेरियल सपोर्ट दिया किसको, मॉरिशियस को, ताकि वो डील कर सके जो अभी ऑयल स्पिल हुआ था उसके साउथ ईस्ट कोस्ट में, उसे क्या कर सके, डील कर सके, एड्रेस कर सके। देखो सागर विज़न है वो पीएम के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2015 में लाया गया था। इसका एम क्या था, इसका एम यही था कि हम अपने जो मेनलैंड है या आइलैंड है उन्हें सेफगार्ड कर सकें, ताकि हम क्या कर सकें जो अपने इंडियन ओशन है उसे सेफ रख सकें, सिक्योर रख सकें और स्टेबल रख सकें। और अब हमारे पास इंडिया के पास जो कैपेबिलिटीज़ हैं उन्हें हम दूसरों के यूज़ के लिए भी मतलब कि अवेलेबल करा सकें, एंड मेक अवेलेबल आवर कैपेबिलिटीज़ टू अदर्स। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जो हमारा एम यही है कि जो हमारे मैरीटाइम नेबर्स हैं, मतलब कि जो हमारी मैरीटाइम जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके जैसे मालदीव्स हो गया, मॉरिशियस हो गया, इनके साथ क्या कर सके, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन क्या कर सके, ज़्यादा अच्छे कर सके। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं इमरजेंसी के वक्त इन लोगों को क्या करते हैं, ऐसी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एनविसेज कलेक्टिव एक्शन एंड कोऑपरेशन, ताकि हम जो पीस और सिक्योरिटी है उसे एडवांस कर सकें और उन लोगों की एमरजेंसीज में हेल्प कर सकें। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया सागर किससे रिलेटेड है। अगर पढ़ते हैं यूके लॉन्चेस 3 मिलियन पाउंड इनोवेशन चैलेंज फंड इन इंडिया। तो गाइस ये इनोवेशन चैलेंज फंड क्या है, इसमें मेनली यही है कि हम साइंटिस्ट जो हैं अकेडमिया या इंडस्ट्री में उनको सपोर्ट करेंगे और जो भी उनके ग्रोथ में जो बैरियर्स आ रहे हैं हम उन्हें टैकल करेंगे। ठीक है, और जो उनके लिंक्स हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें लिंक करेंगे। ठीक है, तो यही है द फंड एम्स टू सपोर्ट साइंटिस्ट इन अकेडमिया एंड इंडस्ट्री टू टैकल द कोविड-19 पेंडेमिक एंड क्लाइमेट चेंज। तो आपको समझ में आ गया, इस फंड से हम क्या करेंगे, जो अकेडमिया और इंडस्ट्री में जो साइंटिस्ट हैं उन्हें सपोर्ट करेंगे कि किस तरह से वो कोविड-19 के पेंडेमिक को टैकल कर सकें और क्लाइमेट चेंज को। ठीक है, जो भी ग्रांट मिलेगा इस फंड के अंदर वो किस इनिशिएटिव का पार्ट है, वो अंडर द टेक पार्टनरशिप का पार्ट है, जो जिसे हम टेक क्लस्टर्स भी बोलते हैं। टेक क्लस्टर्स क्या करता है, ये इंडियन टेक क्लस्टर की डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है बाय ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स टू ग्रोथ, मतलब जो भी उनके ग्रोथ में जो बैरियर्स हैं उन्हें ख़त्म करता है और साथ में जो उनके इंटरनेशनल लिंक्स हैं उन्हें क्या करता है, बिल्ड करता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये भी समझ में आया हो। आगे चलते हैं नगर वन स्कीम। देखो गाइस नगर वन स्कीम क्या है, ये अर्बन फॉरेस्ट स्कीम है। अभी क्या ईटानगर को सिलेक्ट किया गया है नगर वन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, देखो नगर वन यही है कि हम क्या चाह रहे हैं कि अर्बन भी क्या करें, हम फॉरेस्ट क्रिएट करें। ठीक है, तो अभी ईटानगर को सिलेक्ट किया गया है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नगर वन, या तो बोल सकते हैं अर्बन फॉरेस्ट स्कीम ऑफ, किसकी स्कीम है भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा एम यही है कि हम 200 अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप कर सके अक्रॉस द कंट्री, कितने, अगले 5 सालों में, विद अ रिन्यूड फोकस ऑन, इसमें हम पीपल को पार्टिसिपेट कराएंगे। साथ में कौन कौन कोलैब करेगा भाई इसमें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल बॉडीज़, एनजीओज एंड कॉर्पोरेट्स एंड द लोकल सिटीजन। ठीक है, सो आपको पता चल गया कि इसमें हमारा क्या एम है, 200 अर्बन फॉरेस्ट हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे अगले 5 सालों में। साथ में लोगों को भी इसमें पार्टिसिपेशन कराएंगे और कुछ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं इसमें कोलैब करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज गिव स्टेटस ऑफ एन ओशन वर्ल्ड। देखो ड्वार्फ प्लैनेट एक सीरीज, उसका नाम सीरीज है, अभी उसे हमने ओशन वर्ल्ड का स्टेटस दिया। अभी क्या है, ये स्टेटस किसने दिया, कुछ साइंटिस्ट ने दिया है। उन्होंने ये डिटरमाइन किया है कि जो सीरीज है ना वहाँ पे क्या है, बहुत उसके जो वाटर है वहाँ पे, उसके वाटर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट है, तो इसलिए ना उसका नाम ओशन वर्ल्ड दे दिया। ठीक है, द स्टेटस वॉज गिवन एज साइंटिस्ट हैव डिटरमाइन दैट सीरीज हैज़ अ ब्राइन दैट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर रिजर्वियर मेकिंग इट वाटर रिच। ठीक है,
तो आपको समझ में आ गया। सीरियस का एक ड्वार्फ प्लैनेट है जो कहाँ पे लाई करता है, मार्स और जुपिटर के बीच में। सो गाइस आपको ये पता होना चाहिए, ये मार्स और जुपिटर के बीच में है। कोई भी प्लैनेट को हम ड्वार्फ प्लैनेट कब बोलते हैं, जब कोई बॉडी सन के चारों तरफ ऑर्बिट करती है, नॉट अ सैटेलाइट ऑफ एनी प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट की वो सैटेलाइट नहीं हो, हैज़ नॉट क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, उसे अपने नेबरहुड के बारे में कुछ क्लियर ना हो, हैज़ नॉट इनफ मास फॉर इट्स ग्रेविटी टू पुल इट इनटू अ रफली स्फेरिकल शेप। सो गाइस आपको समझ में आ गया ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है, क्या उसकी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिल्की वे लुक अलाइक गैलेक्सी फाउंड। अभी क्या है, हमने देखो इसको नाम से आप समझो, हमारी गैलेक्सी क्या है, मिल्की वे, उसके जैसे ही दिखने वाली एक गैलेक्सी हमने मिली है, हमने फाइंड आउट करी है। तो देखो एक एक्सट्रीमली डिस्टेंट लुक अलाइक गैलेक्सी, एक हमारी मिल्की गैलेक्सी के जैसे ही दिखने वाली गैलेक्सी है, जिसका नाम भी ये देख लो आप, SPT 014847, उसको हमने फाउंड आउट किया है, जो हमारी अर्थ से कितने किलोमीटर दूर है, 12 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। ठीक है, गैलेक्सी क्या होता है, देखो लार्ज ग्रुप होता है, सन का सन भी स्टार ही है, स्टार्स का गैस एंड डस्ट, जो कि इकट्ठे होते हैं बाउंड टुगेदर बाय ग्रेविटी। ठीक है, जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, उसमें सन है, हमारे इतने प्लैनेट्स हैं। ठीक है, उसी तरह सन एंड ऑल द प्लैनेट्स अराउंड इट आर अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी, ये हमारी गैलेक्सी का पार्ट है, जैसे हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है। देखो इस तरह से हम डिस्टेंट गैलेक्सीज को अगर पढ़ रहे हैं तो इससे हमें हमारे आंसर्स मिल सकते हैं कि किस तरह से गैलेक्सीज फॉर्म हुई, किस तरह से इवॉल्व हुई आफ्टर द बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर ओडिशा। अभी क्या ओडिशा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो जो लिंगराज टेम्पल जो 11वीं सेंचुरी का बना हुआ है उसे रेनोवेट करेगी। फेस लिफ्ट का मतलब ये होता है रेनोवेट करेगी। ठीक है, ये किसने बनाया था गाइस, अगर आप नहीं गए तो जाना, अच्छा टेम्पल है, मैंने विजिट किया हुआ है। ये किसने बनाया, ये सोमा वंश के किंग जजति केशरी ने बनाया गया था, और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है। जो लिंग है लॉर्ड शिवा को, उसे स्वभूमि बोलते हैं, दैट इज़ अ सेल्फ ओरिजिनेटेड, ये माना जाता है। और यहाँ पे हम लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु दोनों को वर्शिप किया जाते हैं। जो टेम्पल है इसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ शैविज्म एंड वैष्णविज्म सेक्ट्स इन ओडिशा। देखो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि जो शिव और वैष्णविज्म के जो दोनों के सेक्ट्स के जो फीचर्स हैं उन्हें अमेलगमेट किया हुआ है, कंबाइन किया गया। ये जो टेम्पल है वो किससे बिलोंग करता है, कलिंगा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए कि लिंगराज टेम्पल कलिंगा स्कूल से बिलोंग करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। मलयालम न्यू ईयर, कल हमने नवरोज पढ़ा था जिसमें हमने बताया था कि ये पारसीस का न्यू ईयर होता है। तो मलयालम न्यू ईयर ये किसका भाई, ये मलयालम कैलेंडर है, इसी को न्यू ईयर बोलते हैं इनका। ये चिंगाम मंथ बोलते हैं, चिंगाम मंथ का पहला दिन, इसी को हम पुट्ठू वर्षम भी बोलते हैं। ठीक है, तो गाइज ये आप पढ़ लेना, ये आर्ट एंड कल्चर में बन भी सकता है क्वेश्चन। सो गाइज ये 18 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स पूरे हो गए हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।